वेरी वेरी डिफिकल्ट। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। दो चीज़ें हैं, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये पेपर में पूछी जाती हैं, या तो क्लाइमेट की डेफिनेशन या वेदर की डेफिनेशन। सो क्लाइमेट बेसिकली, आप लोगों ने वेदर भी सुना होगा, क्लाइमेट भी सुना होगा, पर वेदर जो है वो हम जेनेरिक ज़्यादा यूज़ होता है वेदर की टर्म। क्लाइमेट जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, ये हम बोलते हैं कि इस रीजन का क्लाइमेट, XYZ रीजन का क्लाइमेट ऐसा है और वैसा है। किसी के हार्श क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका क्लाइमेट हम कहते हैं कि हार्श है। या वो कंट्रीज जो कि इक्वेटर पर हैं, यानी अर्थ और अर्थ के बीच में हमने एक इमेजिनेटिव लाइन गुजारी हुई है, विच इज नोन एज इक्वेटर। सो इक्वेटर के करीब जो कंट्रीज होती हैं हम कहते हैं कि हाँ, उनका क्लाइमेट भी हार्श है। सो क्लाइमेट हम इसमें यूज करते हैं, पर इनका डिफरेंस ये है कि वेदर जो है ना वो आपके डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बताता है। वेदर आपके डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बताता है, जिसमें आपका डे टू डे क्या चीज़ें चेंज होती हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल कभी होती है कभी नहीं होती, ह्यूमिडिटी कभी होती है कभी नहीं होती, कुछ एरियाज में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, प्रेशर कितना मेंटेन हो रहा है, विंड प्रेशर की बात हो रही है ये। तो वेदर में हम चार चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। वेदर एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके नीचे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और प्रेशर आता है, जो कि हमारे डे टू डे एटमॉस्फेयर के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये फोर टर्मिनोलॉजीज मिलके वेदर बनाती हैं। ठीक है, और वेदर जो है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बिकॉज टेम्परेचर आपका रोज चेंज होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, एक स्टेगनेंट टेम्परेचर चल रहा होता है, पर यूजुअली फ्लक्चुएशंस होती हैं 1 यूनिट की, 2 यूनिट की, 3 यूनिट की। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक किसी रीजन का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली वही चल रहा है। कभी 34 हो सकता है, कभी 35 हो सकता है, कभी 36 हो सकता है, राइट। तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। रेनफॉल, जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा रेन एक्सपीरियंस करती हैं उनके रेनफॉल की जो मेजरमेंट्स होती हैं कभी ज़्यादा हो सकती हैं, कभी कम हो सकती हैं। सो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर इन्फ्लुएंस करता है। वेयर एज जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को क्लासिफाई कर रहा होता है, कि फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का क्लाइमेट बहुत हार्श है, बाय दैट आई मीन टू से कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा वहाँ सन होता है, विंटर्स बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो क्लाइमेट एक ब्रॉड क्लाइमेट वेदर से भी ज़्यादा ब्रॉडर अम्ब्रेला होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कहते हैं कि वो नहीं, वो जो है उनका क्लाइमेट बहुत कूल होता है, या उनका क्लाइमेट इतना हार्श नहीं होता, वो कम समर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम जो होता है वो विंटर्स या स्प्रिंग वाला सीजन होता है। या फिर अगर हम टूवर्ड्स ये वाली साइड जाएं, जो इंडियन साइड से आगे हम ट्रॉपिकल कंट्रीज के ऊपर जाएं, तो हम वहाँ कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो टॉपिकल क्लाइमेट है। टॉपिकल का मतलब होता है कि ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो रेनफॉल उसका वेदर है। लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। कुछ का क्लाइमेट हार्श है, कुछ का क्लाइमेट कूल है। तो क्लाइमेट जो है वो एक जेनेरिक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर है, जो फ्लक्चुएशंस ऑफ रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी और प्रेशर है, उसको हम वेदर कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बोथ ऑफ यू? यस। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, फिर आ जाओ क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर। अब ये क्लाइमेटिक जोन्स, हम ऑब्वियसली पाकिस्तान की ज्योग्राफी करें तो हम पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन्स करेंगे इंस्टेड ऑफ पूरी दुनिया की क्लाइमेटिक जोन्स। तो क्लाइमेट अभी बताया कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को फोकस कर रहा होता है, राइट। तो हमारे पास, अगर हम पाकिस्तान को हमने 4 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया, विच मीन्स कि पाकिस्तान में 4 क्लाइमेट्स कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एक है हाईलैंड क्लाइमेट, ठीक है, हाईलैंड क्लाइमेट जो कि कहाँ होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होता है, जहाँ माउंटेन्स वगैरह हैं। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एक ब्रॉडर अम्ब्रेला में बोलूँ तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हर वक्त ठंडा रहता है, राइट। तो वहाँ का हाईलैंड क्लाइमेट है, कहाँ का, नॉर्दर्न नॉर्दर्न पाकिस्तान का। फिर लोलैंड क्लाइमेट जो है, जो आपका पंजाब वाला एरिया है, वो लोलैंड क्लाइमेट को फोकस करता है, जिसमें आपका इंडस प्लेन यानी कि पंजाब वाली साइड आ जाती है। देन आपके पास आता है कोस्टल क्लाइमेट, जो कि नीचे अगर हम जाएं साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे कराची आ जाता है,
या मकरान कोस्ट, बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, ये सी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोस्टल क्लाइमेट है। और फिर बलूचिस्तान का वेस्टर्न पार्ट जो है, वो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा डस्टी, ड्राई, ह्यूमिड किस्म का क्लाइमेट को हम एरिड क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। सो हाईलैंड कूल क्लाइमेट है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। लोअर एंड पंजाब वाली साइड पर है। कोस्टल थोड़ा सा साउदर्न साइड पर है। कराची वाली, मकरान कोस्ट वाली, ये सी से इन्फ्लुएंस्ड इनका क्लाइमेट है। और एरिड क्लाइमेट कौन सा है, जो कि ड्राई है। तो ये हमारे पास 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। जी वाफिया। Miss, what's the difference between the Indus Plain and the Indus Delta? इंडस प्लेन जो है वो आपका पंजाब एरिया है। कोस्टल क्लाइमेट जो इंडस डेल्टा में है वो पंजनट से नीचे वाला पार्ट आता है। ठीक है। पंजनट से नीचे जो सिंध वाले पार्ट में फ्लो करता है इंडस रिवर, उसको हम इंडस डेल्टा। हाँ, सही से ठीक है। तो हाईलैंड क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको डिस्क्रिप्शंस आनी चाहिए कि हाईलैंड क्लाइमेट कैसा है, लोलैंड कैसा है, एरिड कैसा है और कोस्टल कैसा है। ठीक है। तो उसकी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए लिखी हुई हैं। हाईलैंड क्लाइमेट कैसे होते हैं, यहाँ पे विंटर्स बहुत लंबे चलते हैं, कोल्ड और स्नोई थ्रू आउट इनका इसी तरीके का क्लाइमेट रहता है। समर्स बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, यूजुअली जून जुलाई, इससे ज़्यादा समर्स वहाँ नहीं होते। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यानी वेदर कैसा रहता है, रेनी रहता है। और वेस्टर्न माउंटेन्स को थोड़ी कम रेनफॉल रिसीव होती है। राइट। सो ये आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे विंटर ज़्यादा होते हैं, कोल्ड रहता है, स्नो ही होता है और रेनफॉल ज़्यादा होती है इस एरिया में। फिर आ जाए नेक्स्ट, लोलैंड क्लाइमेट। लोलैंड क्लाइमेट जो है, जो आपका पंजाब वाला एरिया है, जो कि बाद में भी हम इसको कनेक्ट करेंगे कि लोलैंड क्लाइमेट जो है वो एक मॉडरेट कह लो, या यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो इसी हिसाब से इसका क्लाइमेट है। क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा सा एरिड है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट से क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि जब समर्स होते हैं तो बहुत गर्म होते हैं, और जब विंटर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो पंजाब में ज़्यादातर इस तरीके का क्लाइमेट रहता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम समर्स हैं और एक्सट्रीम विंटर्स हैं। जैसे दिसंबर, जनवरी, फैब बहुत अनबेरेबल होता है, और जो जून जुलाई या मई जून जुलाई जो है वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम समर्स होते हैं। तो वो भी आइदर वे दोनों चीज़ें बहुत अनबेरेबल होती हैं। समर मानसून इसको अच्छी खासी रिसीव होती है। आपको ये रेनफॉल का नाम याद होना चाहिए कि कौन सी रेनफॉल, क्योंकि हम काफ़ी रेनफॉल की टाइप्स करेंगे, वेस्टर्न डिप्रेशन है, मानसून है, सो एंड सो फोर्थ। तो मानसून जो है वो लो लैंड क्लाइमेट यानी पंजाब साइड को बहुत ज़्यादा रिसीव होती है, और इनको वेस्टर्न डिप्रेशंस की भी रेनफॉल रिसीव होती है। तो समर की रेनफॉल को हम मानसून कहते हैं, जो कि आपके जून जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड पर हो रही होती है। और वेस्टर्न डिप्रेशंस वो होते हैं जो नवंबर से लेके फैब तक कोई रीजन एक्सपीरियंस करता है, तो वो वेस्टर्न डिप्रेशंस होते हैं। उसकी रेन को वेस्टर्न डिप्रेशंस कहते हैं। तो लोलैंड क्लाइमेट को एडवांटेज है ऑफ रिसीविंग रेनफॉल फ्रॉम मानसून एज वेल एज फ्रॉम वेस्टर्न डिप्रेशंस। और थंडर स्टॉर्म्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडस प्लेन, यानी लाहौर वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी भी आ सकते हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। वॉट एवर इज रिटन इन माई स्लाइड्स, मुझे ये सब चीज़ें आपके आंसर स्क्रिप्ट्स में भी रेप्लिकेट होती हुई नजर आए। अच्छा, फिर आ जाओ कोस्टल क्लाइमेट्स। कोस्टल क्लाइमेट्स मैंने अभी बताया कि ये वो क्लाइमेट होता है जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय सी होता है। ठीक है। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सी। सो जैसे कि आपको पता है कि कराची के साथ वी हैव अटैच्ड अरेबियन सी, तो जो वो सी है उसका एक इम्पैक्ट होता है उस रीजन के ऊपर, कि वहाँ की जो ब्रीज, वहाँ पे जो विंड होती है वो काफ़ी विंडी एरिया होता है, स्काई ब्रीजेस होती हैं। फिर एक इन्फ्लुएंस है जिसको हम कहते हैं मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस जो है वहाँ के टेम्परेचर को लो रखता है। एट दिस पॉइंट यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरी टाइम इन्फ्लुएंस। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि मेरी टाइम इन्फ्लुएंस उन रीजन्स में होता है जहाँ पे सी होता है और उसके साथ अटैच लैंड होता है, तो वो मेरी टाइम इन्फ्लुएंस करता ही है कि उस रीजन का टेम्परेचर लो करके रखता है। ह्यूमिडिटी हाई होती है पानी की वजह से, और समर्स में लैंड जो है वो हीट अप हो जाता है, ओशन कूल रहते हैं, और विंटर्स में लैंड कूल रहता है और ओशन वार्म रहता है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन स्किप। ये अगर ना भी याद हो तब भी खैर है, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क कर रही हूँ। और रेनफॉल बहुत स्कैंटी होती है, यानी इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ रेन रिसीव नहीं हो रही होती। वाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उसको
थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो ये पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लैंड है and यहाँ पे सी है और ये कराची है, राइट। सो यहाँ पर ये जो सी है इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको वाटर साइकिल पता हो तो पानी इवेपोरेट होगा सी से, क्लाउड्स बनेंगे और एक्सपेक्टेड ये होता है कि जो रीजन करीब है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको रेनफॉल रिसीव होगी क्लाउड्स की वजह से। पर ऐसा नहीं होता हुआ है बिकॉज यहाँ पे इस रीजन में स्काई ब्रीजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो विंड प्रेशर की वजह से वो क्लाउड्स कहाँ मूव कर जाते हैं, वो आगे मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स इंडस प्लेन। और इंडस प्लेन में यानी पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा उसकी रेनफॉल हो जाती है और वो रीजन जहाँ पे एक्चुअल में क्लाउड्स बने थे वो रीजन जो है वो रेन इतनी रिसीव नहीं कर रहा होता। जी माफिया। मिस लेकिन आई मीन मे बी ये किसी और environmental रीजन की वजह से होता होगा कि अब तो like whenever it rains in Karachi it's like extreme rain, like there's like flooding as well. एग्जैक्टली exactly, तो वो क्लाइमेटिक चेंज का पार्ट है कि हर 30 ईयर्स हाँ। बाद एक क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है। ये अब ऑब्वियसली जब आपकी बुक लिखी गई होगी तब उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग हो रही है, राइट। ये बुक्स जो है वो हम्म। बहुत पहले पे पब्लिश हुई हुई हैं। सो क्लाइमेटिक चेंज का पार्ट हो सकता है डेफिनेटली कि अब वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो रही है और वहाँ पे एक्चुअली अर्बन फ्लडिंग से ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग होती भी नहीं। अर्बन फ्लडिंग इसलिए हो रही है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइना कटिंग है, विच मीन्स कि उन्होंने ड्रेनेज के ऊपर बिल्डिंग्स बना दी हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेन का फ्लो था जिसको जैसे उसको प्रॉपरली ड्रेन होना था जो कि अर्बन फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये अगर हो सकता है ओह कि अच्छा। क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट हो सकता है और इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से कराची में इतना ज़्यादा फ्लड हो रहा है। पर हाँ, दोनों चीज़ें इक्वली इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। सही, ओके। देन आ जाओ एरिड क्लाइमेट पे। एरिड क्लाइमेट जो है वो यूजुअली बलूचिस्तान वाली साइड पर होता है। तो बलूचिस्तान में कैसा क्लाइमेट है हमने पढ़ा भी था कि ड्राई है, हॉट है, डस्टी विंड्स हैं, रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती और जो ज़्यादातर रेनफॉल होती है यहाँ पे मिस हो गया ये पॉइंट, यू कैन ऐड इट, कि जो भी रेनफॉल होती है वो उसको वेस्टर्न डिप्रेशन से मिलती है, ठीक है। लाइक आई सेड कि रेनफॉल के नाम्स आपको पता होने चाहिए तो एटलीस्ट ये अटेंशन टू डिटेल आपकी मिस ना हो कि जो भी रेनफॉल होती है थोड़ी सी होती है पर वेस्टर्न डिप्रेशन से होती है। ड्राइनेस है, डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन है, तो ड्राई और हॉट एरिया को हम क्या कहते हैं कि ये एरिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ सीजन। सीजन बहुत आसान सी चीज़ है पर ऑब्वियसली हम इसको वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ऑब्वियसली अब थोड़ा से बड़े लेवल पर आ गए हो तो उसको हम एक डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करें। क्लासिफिकेशन ये है कि जो विंटर्स होते हैं वो आपके मिड दिसंबर टू मार्च होते हैं, राइट। सो दिस इज योर विंटर की क्लासिफिकेशन। देन अर्ली समर्स आपके होते हैं अप्रैल टू जून। और इसको क्लासिफाई करने का अभी शायद आपको इतना मकसद ना समझ आए पर दिस विल प्ले अ रोल इन एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो कि आपका आई थिंक सेवन्थ चैप्टर है। सो अभी इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं जैसे ही हमें बता रहे हैं। पर ये इसलिए अर्ली समर्स और लेट समर्स है क्योंकि इसमें कुछ कल्टीवेशन हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सो की जा रही होती हैं, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली समर हमें पता हो कि वो अप्रैल टू जून होता है और लेट समर हमारा जुलाई टू सितंबर होता है। एंड देन पोस्ट मानसून यानी ये जो टाइम होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें कहीं हमें मानसून की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही होती है। फिर उसके बाद पोस्ट मानसून का टाइम होता है जो कि अक्टूबर टू मिड दिसंबर होता है। ये सारी जो टाइमलाइंस हैं ये दिस विल प्ले अ रोल, लेकिन अभी नहीं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए इसको बस जैसा लिखा हुआ है वैसे ही समझ लो। नेक्स्ट जो है वो हमारे आते हैं क्लाइमेटिक एलिमेंट्स के क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे क्लाइमेट को एवरी 30 ईयर्स बाद चेंज कराते हैं। जैसे अभी वापिया ने कहा कि कराची में तो अब इतनी ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग है। सो लाइक आई मेंशन के वो क्लाइमेट चेंज का पार्ट हो सकता है। और क्लाइमेट को चेंज कौन करवाता है ओवर अ स्पैन ऑफ 30 ईयर्स, वहाँ का डेली डे टू डे वेदर चेंज करवा रहा होता है क्लाइमेट को ओवर द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स। अब वेदर हमें पता है कि वेदर में टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल है, विंड्स है। तो ये चार चीज़ें मिल मिला के 30 ईयर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि अब इस रीजन का कैसा क्लाइमेट होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड्स ये डे टू डे वेदर्स थे। ये कल ये मिल मिला के इन्फ्लुएंस करेंगे कि 30 ईयर्स बाद एक रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? जी। जी। ओके।
फिर आ जाओ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ये होता है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे सन का इन्फ्लुएंस है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, राइट? तो हमारे पास जो अपर एंड लोअर इंडस प्लेन है, इट हीट्स अप ड्यूरिंग द समर मेकिंग द डेली टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सी। जो कि हमने डिस्कस किया था कि अपर एंड लोअर इंडस प्लेन, यानी अपर वाला जो इंडस प्लेन है एटलीस्ट वो आपका कौन सा पार्ट है? लो लैंड क्लाइमेट है, ठीक है। और लो लैंड क्लाइमेट का टेम्परेचर कैसा होता है? एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम समर्स एंड एक्सट्रीम विंटर्स, राइट? तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो सकता है? 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो जैकबाबाद एक रीजन है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सी पहुंच जाता है। फिर कोस्टल एरियाज जो होते हैं उनका एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और सी का इन्फ्लुएंस ऑन अ लैंड इज नोन एज मेरी टाइम इन्फ्लुएंस, राइट? सी का इन्फ्लुएंस on a land is known as maritime influence. So you need to use this word as well. ये बहुत important terminology। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप आ जाओ हाईलैंड जोन्स, जो कि ऊपर वाले नॉर्दर्न माउंटेन्स। वहाँ पे मैंने बताया था कि थ्रू आउट वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर रहता है, माइल्ड वार्म समर्स होते हैं, और समर्स बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फिर जो आपका लो लैंड जोन होता है उसके कूल विंटर्स होते हैं, हॉट समर्स होते हैं, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर। फिर कोस्टल जोन का माइल्ड विंटर्स, वार्म हॉट समर्स, यानी कोस्टल जोन जो है वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और एरिड जोन जो होते हैं उनके पास कूल माइल्ड विंटर्स होते हैं और हॉट समर्स होते हैं। सो हॉट समर्स जो है वो एरिड जोन की कॉमनैलिटी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि एरिड है, ड्राई है, तो समर्स इनके काफ़ी हॉट होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर। तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक इमेजिनेटिव लाइन चलती है सेंटर में, राइट? यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं ना, जो इक्वेटर पर होती हैं, अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन का। तो उस वजह से क्या होता है? दे आर रिसीविंग डायरेक्ट रेज ऑफ सन विच रिजल्ट्स इन हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके से है कि वो इक्वेटर पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट लो लैंड वाला जो जोन है उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। Continental effect is for those areas protected from maritime influence। अब मेरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या था? इन्फ्लुएंस ऑफ सी ऑन टेम्परेचर, राइट? और मेरीटाइम इन्फ्लुएंस कौन से रीजन एक्सपीरियंस करते हैं? कोस्टल। सो अब इसका एक ब्रॉडर अम्ब्रेला में हम इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल अफेक्ट। कॉन्टिनेंटल अफेक्ट वो होता है, ये वो एरियाज हैं जो कि प्रोटेक्टेड है मेरीटाइम इन्फ्लुएंस से, यानी कि कोस्टल एरियाज, जो कि उनका एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, राइट? सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज कि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट उन रीजन्स पर होता है जहाँ पे मेरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है। और मेरी टाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है? वो इन्फ्लुएंस जो सी का होता है ऑन टेम्परेचर, क्योंकि ऐसे रीजन्स का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स होते हैं ना एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस बोथ ऑफ यू? जी a little bit मिस थोड़ा सा unclear हो रहा है continental effect। कॉन्टिनेंटल अफेक्ट, अच्छा, देखो, कराची, अगर मैं इस तरीके से, लेट्स पुट इट दिस वे, कराची वो सिटी है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल अफेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? I guess so। कराची वो अच्छा, ये समझ आ रहा है कि कराची वो एरिया जहाँ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है। हाँ वहां पे मेरीटाइम इन्फ्लुएंस क्यों है? कोस्टल एरिया है वो कोस्टल क्लाइमेट है वहाँ का। ठीक है, और वहाँ वो कोस्टल क्लाइमेट क्यों है? किस वजह से? क्या फैक्टर है जिसको कोस्टल एरिया बना रहा है? उसके पास वो है ना अरेबियन सी तो एग्जैक्टली, exactly। दैट्स तो कॉल्ड। आपको ये बात समझ आ गई कि कराची के पास सी है, जिसकी वजह से उस पर मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है। मेरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या है? वो इन्फ्लुएंस जो कि सी का होता है टेम्परेचर के ऊपर, जो कि वहाँ के वेदर को क्या रखता है? मॉडरेट। यहाँ तक बात समझ आई? अब जी एक आ हम गए। बड़ी बड़ी टर्म कह रहे हैं। अच्छा, अब ओके, ये बताओ कि क्या लाहौर में मेरीटाइम इन्फ्लुएंस होगा? नहीं। नहीं। तो मैं मेरीटाइम इन्फ्लुएंस उन रीजन्स को कह रही हूँ जहाँ पे सी है, राइट? तो कराची के पास हाँ मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है और लाहौर के पास मेरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं है, हाँ ठीक है। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि कराची प्रोटेक्टेड है मेरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से? जी तो जो एरियाज जी मेरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कॉन्टिनेंटल अफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है।
तो हम ये कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल अफेक्ट कराची पर है, पर कॉन्टिनेंटल अफेक्ट जो है वो लाहौर पे नहीं है। ये फिनोमेना सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है उन एरियाज के लिए जहाँ पे सी होता है। डू यू अंडरस्टैंड? जी। ठीक है। एक इन्फ्लुएंस है और एक फिनोमेना है। फिनोमेना क्या है कि वो एरियाज जो कि प्रोटेक्टेड हैं किससे? मेरीटाइम इन्फ्लुएंस से, यानी उनका टेम्परेचर कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। राइट वाफिया? जी। समझ आया? जी आ गया। तो यू कैन जस्ट पुट इट दिस वे कि कॉन्टिनेंटल अफेक्ट मेरीटाइम इन्फ्लुएंस वाले रीजन्स पर होता है, और कॉन्टिनेंटल अफेक्ट उन एरियाज में नहीं होता जहाँ पे मेरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं होता। ओके। ऑलराइट, ओके। जी इशारा, आपका क्या सवाल है? मेरा भी यही सवाल था, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट किस एरिया अच्छा, में होता है। इसको थोड़ा सा और आसान ऐसे कर लो ना, जस्ट कंसीडर कॉन्टिनेंटल अफेक्ट एंड मेरीटाइम इन्फ्लुएंस एज सिनोनिम्स। यानी आप लोग अब फिनोमेना और इन्फ्लुएंस में जाओ नहीं ना, आप लोग एक ही बात समझो कि कॉन्टिनेंटल अफेक्ट है या मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है। क्योंकि आपको अगर मेरीटाइम इन्फ्लुएंस समझ आ रहा है तो कॉन्टिनेंटल अफेक्ट विल मेक सेंस टू यू। कि मेरीटाइम इन्फ्लुएंस की एक ब्रॉडर टर्म ऐसे समझ लो कि कॉन्टिनेंटल अफेक्ट है। ओके। जी सही। ये सिंप्लीफाई हुआ है इससे। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और कॉन्टिनेंटल अफेक्ट को आप सिनोनिम्स लोगे, यानी दे आर द सेम फिनोमिनास। और हम उसके लिए लेकिन वी आर यूजिंग टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके। जी। फिर आ जाओ, एयर इज डेंस एट सी लेवल एज इट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कराची वाला जो एरिया है वहां पे सी है, राइट? वो सी क्या करता है, वहां से वाटर वेपोरेट होता है, एज पर द वाटर साइकिल क्लाउड्स जो है वो भारी हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एयर जो है वो बहुत डेंस होती है सी लेवल पे। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एंड लीस्ट डेंस एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज लेस सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। ये वाला पॉइंट समझ आया कि एयर डेंस क्यों होती है सी लेवल पे? एयर इसलिए डेंस होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जी सही। और फिर उसके बाद और कौन सा फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है? वो है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर कैसे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को? कि डे टाइम में जो भी सोलर रेडिएशन आ रही होती है उसको वो क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। तो क्लाउड्स बेसिकली सोलर रेडिएशन से एक रीजन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि वो जो भी सोलर सन रेज आ रही होती हैं उसको वो बैक जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करवा देते हैं। ये बात समझ आई? जी मिस। फिर से समझा तो दीजिए। देखो, फोर फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर ये था कि वो रीजन्स जो कि इक्वेटर के करीब होंगे वहां पर हायर टेम्परेचर होगा। फर्स्ट पॉइंट सेंस बना रहा है। जी। सेकंड पॉइंट क्या था कि मेरी टाइम इन्फ्लुएंस जहां पर होगा वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? मॉडरेट होगा। ठीक है। सही। फिर उसके बाद एयर डेंस कहाँ पर होती है? एयर डेंस वहां होती है जहाँ पे सी लेवल होता है। क्यों डेंस होती है? क्योंकि वहां पे वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये बात समझ आई? जी। फिर एक ऐसा रीजन होता है जो कि अज्यूम करो कि बहुत क्लाउडी रीजन है। ठीक है। तो अगर या तो आपके भी रीजन्स में ऐसा होता होगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा क्लाउड कवर होता होगा या बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते होंगे, तो उस दिन आप वेदर को कहोगे कि आज क्लाउडी डे है, आज सनी डे नहीं है। ये बात समझ आई? जी। हम्म। तो वो सनी सनी कहाँ चला गया? जो सन था वो कहाँ गया? उसको क्लाउड्स ने कवर कर लिया, राइट? तो वो कहीं क्लाउड्स के पीछे जाके छुप गया। अब जब सन की रेडिएशन नहीं आ रही होगी एक रीजन के ऊपर तो इसका मतलब है ना कि वहां का टेम्परेचर लो हो जाएगा। सही। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्लाउड कवर की वजह से जब क्लाउडी डे होता है तो वो सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है, उसकी जो भी सनरेज होती हैं उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। वाकया इज इट मेकिंग सेंस? जी सही है। जी मिस। आसान सा टॉपिक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर आ जाओ रेनफॉल। जो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि रेनफॉल के सबके नाम आने चाहिए। मॉनसून, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल करंट्स, रिलीफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कब कब कौन कौन सी कहाँ हो रही है, किस टाइम पीरियड में हो रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो नाउ वी आर मूविंग टू द अदर एलिमेंट ऑफ वेदर विच इज रेनफॉल। सबसे पहले आ जाओ मानसून, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा नोन है। मानसून्स में क्या हो रहा होता है कि मानसून्स बेसिकली होते कब है? समर्स में होते हैं। ठीक है। सो मानसून रेनफॉल कब होती है? समर्स की रेनफॉल आई है। ठीक है, सबसे आसान बात। तो समर विंड्स आर साउथ वेस्ट। अच्छा, ये बात भी आप लोग छोड़ दो, दिस इज नीडेड।
अच्छा, होता यह है कि जो ये जो क्लाउड्स है ना मानसून के, ये हमारे आ रहे होते हैं बांग्लादेश साइड से। सो दिस एयर इज बांग्लादेश, ठीक है। वो फिर ये मैं सारी आपको कहानी इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर बांग्लादेश के बाद आपकी कौन सी कंट्री है? इंडिया, राइट। और फिर इंडिया के बाद कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज इंडिया एंड देन दिस इज पाकिस्तान। तो होता क्या है कि क्लाउड्स जो है वो मूव करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बहुत सारी रेन हो जाती है, उसके बाद फिर वो मूव करती है इंडिया, और फिर इंडिया में बहुत सारी रेन के बाद वो मूव करते हैं पाकिस्तान, और उनका फर्स्ट एंट्री पॉइंट कौन होता है? पंजाब साइड। सो इस वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा मानसून की रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये रूट इतना पता नहीं होना चाहिए, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये वाली कहाँ से आ रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिप्रेशन से एक ऑपोजिट रूट से आ रही होती है, ठीक है। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मानसून के क्लाउड्स कहाँ से आते हैं। बांग्लादेश, इंडिया एंड देन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका कौन होता है? पंजाब, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि winds blow from Bay of Bengal, then cross Bangladesh and then North India and then enters the northern Pakistan. Wind blow in June and causes heavy rainfall in northern Punjab in July, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनसून से हैवी रेनफॉल होती है इन पंजाब। दिस शुड बी समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर, कि पंजाब में हैवी रेनफॉल होती है फ्रॉम मानसून, और कौन से मंथ में होती है? जुलाई में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स याद रखो, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा मानसून होता है, यानी ओवर एक्टिव मानसून सिस्टम ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन कराची, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्बन फ्लडिंग हो रही है। सो अर्बन फ्लडिंग जो है दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, क्लाइमेटिक चेंज से भी, क्योंकि कभी कभी ओवर एक्टिव मानसून भी हो जाता है। और दूसरा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? दूसरा इन्फ्लुएंस्ड है विद इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन कराची। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, या जो नॉर्मल मानसून होता है, वो सबसे ज़्यादा जुलाई में होता है, और कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पंजाब में। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न वही मानसून के क्लाउड्स ओवर एक्टिव हैं, तो उनकी वजह से वो नीचे साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में आके कराची में हैवी रेनफॉल क्रिएट करते हैं। फिर आ जाओ वेस्टर्न डिप्रेशन पे। वेस्टर्न डिप्रेशन जो होते हैं, ये वेस्टर्न डिप्रेशन जो है ना, विंटर्स की रेन होती है, ठीक है। जैसे मानसून जो है वो समर की रेन है, उसी तरीके से वेस्टर्न डिप्रेशन विंटर की रेन है, और ये एक डिफरेंट पाथवे से आ रहे हैं। ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ऐसे नहीं एंटर होते, ये डिफरेंट साइड से, ऑपोजिट साइड से आते हैं। ये ओरिजिनेट मेडिटेरियन सी में होते हैं, यानी मेडिटेरियन सी में वो वाटर साइकिल होती है, वाटर वेपर्स जो है वो आपके क्लाउड्स बनाते हैं, और फिर ये कहाँ से आते हैं? ये आपके इस वाली साइड से आते हैं, जहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, नीचे ईरान है। तो अफगानिस्तान से ईरान एंड देन दे एंटर बलूचिस्तान वाला साइड। सो इसी वजह से जो मैंने आपको एरिड जोन जब मैं करा रही थी, जो कि बलूचिस्तान का क्लाइमेटिक जोन है, वहां पे क्या होता है? जो स्कैंटी रेनफॉल है, और ये जो थोड़ी बहुत उनको रेनफॉल मिलती है, वो वेस्टर्न डिप्रेशन से मिलती है। वाई? बिकॉज उसके जो क्लाउड्स हैं वो अफगानिस्तान से ईरान एंड देन दे एंटर ये आपका कौन सा वाला पार्ट? बलूचिस्तान वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये बलूचिस्तान से ऊपर ट्रैवल करते हैं इन पेशावर, और उसके बाद इनकी रेनफॉल जो होती है वो दिसंबर टू मार्च वाले टाइम में होती है, यानी विंटर वाले टाइम में, और क्वेटा सबसे ज्यादा रिसीव करता है वेस्टर्न डिप्रेशन। सो मानसून सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नॉर्दर्न पंजाब में। वेस्टर्न डिप्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में भी, और बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? हम्म। नहीं, मैं सभी तो नहीं है। ठीक है, फिर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन, ठीक है। सो एडवांटेजेस, अब ये वाला भी वापस से आपको जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन हम इसको अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी आ गया है। एडवांटेजेस क्या होते हैं वेस्टर्न डिप्रेशंस के? ये एक लाइट शावर रेनफॉल है, यानी बहुत ओवर एक्टिव नहीं होती, बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती, मॉडरेट अमाउंट की होती है, और वो मॉडरेट अमाउंट इजीली सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये इसलिए अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से फ्लडिंग नहीं हो रही। वेयर एज जो आपका मानसून होता है वो ओवर एक्टिव होता है, उसकी रेनफॉल ज़्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स हो जाते हैं। सो इसका एडवांटेज ये है कि सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से कोई फ्लड्स नहीं होंगे। फिर
ये वाटर सप्लाई कर सकती है फॉर HEP जनरेशन। HEP अभी नहीं हम पढ़ेंगे, HEP हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वाटर वाले चैप्टर में। तो वो ये होता है कि कैसे हम वाटर से जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो ये उसके लिए भी वाटर को सप्लाई कर सकती है। फिर बारानी क्रॉप्स, अभी आपको नहीं समझ आएगा कि बारानी क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये हम चैप्टर 7 एग्रीकल्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स हैं। तो अभी मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं कर रही, जो अभी हम कर रहे हैं बस उसको वैसे ही देखो। बारानी क्रॉप्स अभी के लिए बस याद कर दो कि कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो वेस्टर्न डिप्रेशन के लाइट शावर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको ओवर एक्टिव वाटर का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए होता। फिर रबी क्रॉप्स जिसमें वीट, बार्ले और पल्सेस होती हैं, उसके लिए भी ये वाटर सप्लाई करते हैं। और क्योंकि विंटर का टाइम ऐसा होता है जिसमें टूरिज्म भी हो सकती है, जैसे समर्स में होती है उसी तरीके से विंटर्स में भी थोड़ी बहुत टूरिज्म हो सकती है। तो यहाँ पे ये चांस बन जाता है कि फिर कोई कुछ लोग जो थे वो बलूचिस्तान वाला एरिया भी एक्सप्लोर कर लेते हैं ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा डस्टी एरिड क्लाइमेट को टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा अच्छा उसका क्लाइमेट कर देता है, ऐसा कि वहाँ पे लोग जाके घूम फिर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉप प्लानिंग डिफिकल्ट है। क्रॉप प्लानिंग डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये वैसी लाइट शावर्स में हो रही है, तो हो सकता है कि कभी हो और कभी बिल्कुल ना हो। तो इसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते कि हम पूरा साल वेट करेंगे कि हमने बयानी या रबी क्रॉप्स अपनी ग्रो करनी है बेस्ड अपॉन कि हमें वेस्टर्न डिप्रेशन होंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिप्रेशन हर साल नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, बिकॉज ऑलरेडी लाइट शावर्स में इसकी रेनफॉल होती है। तो क्रॉप प्लानिंग डिफिकल्ट हो सकती है। अगर मैं पूरे साल वेट करूंगी कि मुझे अपनी वीट जैसी रबी क्रॉप्स ग्रो करवानी है विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन, तो हो सकता है कि वेस्टर्न डिप्रेशन उस साल में हो ही ना और वीट ग्रो ना करे। फिर वही बात फर्दर एक्सप्लेन हुई है कि if rainfall is low then crop planning is not possible। फिर cause damage in terms of landslides and avalanches, क्योंकि आपको याद होगा हम टोपोग्राफी कर चुके हैं, बलूचिस्तान में भी माउंटेन ज्यादा है, बलूचिस्तान में भी टेरेन ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर रेनफॉल थोड़ी बहुत भी होगी तो वहां पे लैंडस्लाइड का खतरा होगा। जैसे नॉर्दर्न एरियाज में तो बहुत ज्यादा ही होता है, यहाँ भी है, क्योंकि ये अपनी टोपोग्राफी की वजह से जो है वो मार खाता है। ऑलरेडी इतना माउंटेनियस रीजन है, तो अगर यहाँ स्नोफॉल हो गई या रेनफॉल ज्यादा हो गई तो यहाँ पे लैंडस्लाइड और एवलांचेस हो सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, वैसे ही रोड्स नहीं है तो ट्रांसपोर्ट लिंक्स ब्लॉक हो सकते हैं। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट्स या एस्थमा टाइप। तो ये सब चीज़ें वेस्टर्न डिप्रेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट कन्वेक्शनल करंट्स पे। कन्वेक्शनल करंट्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली पार्ट है सिलेबस का, करेंगे। एट द स्टार्ट स्टार्ट होना चाहिए था एट द स्टार्ट ऑफ समर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्यों है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट पे इतना कोई सवाल बनता नहीं है सिवाय ये कि ये होते क्यों है, किस वजह से होते हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि समर्स के स्टार्ट में, यानी मानसून की रेन हो रही है, लेकिन समर्स के स्टार्ट में जो अप्रैल वाला टाइम होता है उसको समझ लो कि अप्रैल वाले टाइम में होगा, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ समर हॉट एयर राइजेस अप विच इज हाई मॉइस्चर, इट रीचेस हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। तो हॉट एयर थी, वो ऊपर चली गई, उसके अंदर हाई मॉइस्चर था, और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके अपने वाटर साइकिल के थ्रू वहाँ पे कंडेंसेशन हो गई, और उसकी वजह से जो रेनफॉल होगी, उस कंडेंसेशन की वजह से जो रेनफॉल होगी वो थंडर स्टॉर्म्स में होगी। और ये जो है ना, इसके साथ थंडर स्टॉर्म्स तो होते ही हैं, साथ में स्ट्रांग विंड्स भी होते हैं। और नॉर्दर्न एरियाज को ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में एक तो वैसे हॉट एयर होती नहीं है, लेकिन अचानक से कभी अगर वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाए तो फिर कन्वेक्शनल करंट्स होने का खतरा होता है। तो ये बहुत अनलाइकली होता है कि कन्वेक्शनल करंट्स होंगे, बहुत बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं। वाई? बिकॉज जो नॉर्दर्न आपका हाई लैंड क्लाइमेट है वहाँ हॉट एयर इतनी होती नहीं है, लेकिन जब भी होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हॉट एयर वहाँ पे अगर आती है तो वो अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वहां पे हॉट एयर क्या करेगी? कंडेंस होगी, थंडर स्टॉर्म्स होंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, और कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस एट हाइट ऑफ 1600 meters, सो वार्म एयर डिसेंड्स एंड नो रेनफॉल अकर्स इन एरियाज लाइक कराची। सो ये कह रहे हैं कि जो कंडेंसेशन होती है वो 1600 मीटर्स की हाइट पे नहीं हो सकती। तो वहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर जो है वो डिसेंड कर जाती है और रेनफॉल नहीं हो पाती। तो कन्वेक्शनल करंट्स के लिए जो आपकी रेसिपी है वो ये है कि आपको हॉट एयर चाहिए, और हॉट एयर का कंडेंसेशन होना चाहिए 1600 से लेस देन 1600 मीटर्स पे। यानी लेस देन 1600 मीटर्स पे अगर कंडेंसेशन हो रही है तो कन्वेक्शनल करंट्स होंगे। तो कन्वेक्शनल करंट्स यूजुअली कौन से टाइम पीरियड में होते हैं? अप्रैल वाले टाइम में होते हैं। और कौन से एरियाज में होते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स में होते हैं। यहाँ तक समझ आया?
नहीं मिस, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी। कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं स्टार्ट ऑफ समर में, यानी अप्रैल वाले टाइम में। ये समझ आया? जी। कौन से एरियाज में होते हैं? नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं। नॉर्थर्न, हाँ। और इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? राइजिंग ऑफ एयर। हॉट एयर। ठीक है। ओके। हॉट एयर क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें क्या होता है? हाई मॉइस्चर। ओके। मॉइस्चर होगा तभी तो कंडेंसेशन होगी ना। हाँ। ठीक है। और इसकी कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? ये कभी भी नहीं हो सकती, रैंडमली नहीं हो सकती। कंडेंसेशन के लिए एक हाइट चाहिए, वो हाइट क्या है? 1600 meters। एग्जैक्टली exactly. तो हॉट एयर कभी भी आ सकती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उसमें हाई मॉइस्चर होगा और उसकी कंडेंसेशन होगी ओवर अ हाइट, यानी लेस देन एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। ये बात समझ आई? हाँ, सही है। ठीक है। तो ये इसको ऐसे कर लो, फ्लो चार्ट बना लो। कन्वेक्शनल ठीक करंट्स है। कब होते हैं? अप्रैल में। कहाँ होते हैं? नॉर्दर्न एरियाज में। क्यों होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हॉट एयर। हॉट एयर में क्या होगा? हाई मॉइस्चर। कंडेंसेशन कहाँ होती है? लेस देन 1600 मीटर की हाइट पर। और इसके साथ क्या होंगे? थंडर स्टॉर्म्स होंगे। थंडर स्टॉर्म्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी। जी चल। तो लाइक कन्वेक्शनल जो ये सो सॉरी, ये पंजाब या सिंध एरिया में नहीं होता है। नहीं, ये हाईलैंड में होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल जो होती है ना, वो अब हाइट की वजह से होती है। रिलीफ रेनफॉल कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर डिपेंडेंट होती है ऑन हाइट ऑफ लैंड। occurs where moist unstable air moves up the northern or scarp edge. Chilling causes condensation and precipitation. तो ये भी ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में होती है, यानी नॉर्दर्न एरियाज में मल्टीपल सोर्सेज हैं रेन के। नॉर्दर्न एरियाज में मानसून भी हो रहा है, नॉर्दर्न एरियाज में कन्वेक्शनल करंट्स भी हो सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में रिलीफ रेनफॉल भी होती है। यानी रिलीफ रेनफॉल होती है जहाँ पे एक अच्छी खासी हाइट ऑफ लैंड हो, और वहां पर हो जाती है जहाँ पे कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मॉइस्ट अनस्टेबल एयर मूव कर जाए माउंटेन्स के थ्रू, और वहां पे जब वो मॉइस्ट होगी, अनस्टेबल होगी और हॉट होगी, तो वही बात है कि वहां पे वही कंडेंसेशन होगी और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल हो सकती है। पर डिफरेंस क्या है कन्वेक्शनल करंट और रिलीफ रेनफॉल में? दोनों ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस ये है कि इसमें थंडर स्टॉर्म्स नहीं होते, ये एक नॉर्मल रेन की तरह होती है। थंडर स्टॉर्म्स पार्ट होते हैं कन्वेक्शनल करंट्स का। लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स विद थंडर स्टॉर्म्स अगर नहीं हो रही है और एक नॉर्मल रेन है, और किसी भी अजीब से वियर्ड टाइमलाइन में हो रही है, यानी समर्स में भी नहीं हो रही और विंटर्स में भी नहीं हो रही, तो उसको आप क्लासिफाई करोगे एज रिलीफ रेनफॉल। ये बात समझ आई? जी। नेक्स्ट आ जाओ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेकर आते हैं, और ये होते हैं कोस्टल एरियाज में, यानी कराची वाले जोन में हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं, और कोस्टल एरियाज यानी ये मकरान कोस्ट जो बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया है, या फिर कराची जो कि सिंध का कोस्टल एरिया, तो ये दोनों कोस्टल एरियाज को इक्वली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अरेबियन सी के ऊपर ओरिजिनेट करता है और सोर्स इसकी अनरिलायबल होती है, यानी जब भी होगी तो तबाही होगी, राइट? जैसे कन्वेक्शनल करंट्स में थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी थंडर स्टॉर्म्स वाली रेन होती है। और ये ऐसा नहीं है कि हर साल हो रहा है। कन्वेक्शनल करंट्स कन्वेक्शनल करंट्स, रिलीफ रेनफॉल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये तीन वो रेनफॉल की सोर्सेज हैं जो कि हर ईयर प्रिडिक्टेड नहीं होती। ये कभी हो सकती हैं और कभी नहीं हो सकती। यानी ये सब डिपेंडेंट है कि क्लाइमेटिक चेंजेस जब भी हो रहे होते हैं, तो उसमें कभी हो सकता है 5 साल बाद रिलीफ रेनफॉल हो रही हो सकता है 5 साल बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो रहे हो। तो इसके आपको रीजंस पता होने चाहिए। कन्वेक्शनल करंट्स और रिलीफ रेनफॉल कहाँ होते हैं? नॉर्दर्न एरियाज में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ होते हैं? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, एक तो कराची इजी टू रिमेम्बर, और दूसरी है मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान का एरिया। यहाँ तक क्लियर है? जी। हम्म। फिर आ जाओ, जो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है, प्रेशर्स एंड विंड्स। प्रेशर्स में आ जाओ, ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर इज हाई, ये बात एविडेंट है, विच कॉजेज हॉट एयर टू राइज अप एंड फॉर्म अ लो प्रेशर जोन। ओशंस एंड सीज हैव लो टेम्परेचर, सो एयर प्रेशर इज हायर हियर। टेम्परेचर और प्रेशर, खैर ये तो फिजिक्स ही बात है, पर क्या ये बात पता है आप लोगों को कि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं?
यानी अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर कम होगा। ये बात पता थी? जी। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ओशंस और सीज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ओशन और सी का टेम्परेचर कम होता है तो इसकी वजह से एयर प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। और यही वो फैक्टर है कि अगर एयर प्रेशर ज्यादा है तो वाटर साइकिल की वजह से क्लाउड ज्यादा बनेंगे, एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और फिर वो उस प्रेशर से आगे की तरफ मूव कर जाएंगे यानी नॉर्मल लैंड्स पर, और वहां जाके एक उनको कोई भी रेनफॉल रिसीव हो सकती है, या तो मानसून या फिर वेस्टर्न डिप्रेशन। ये बात समझ आई इशाल? ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। जी। फिर आ जाओ इफेक्टिवनेस ऑफ रेन, यानी एक रेन हुई तो उसकी वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। रेनफॉल इज इन पाकिस्तान इज मोस्टली फ्रॉम मानसून एंड वेस्टर्न डिप्रेशन, यानी ये हर साल होंगी ही होंगी। ठीक है, जो अनप्रिडिक्टेबल वाली हैं वो रिलीफ है, कन्वेक्शनल है और ट्रॉपिकल्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान नॉर्मली रिसीव करता है वो मानसून और वेस्टर्न डिप्रेशन करता है। फिर मानसून कम्स इन हैवी शावर्स विच इजंट यूजफुल फॉर क्रॉप्स, बिकॉज क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। तो अगर वहां पे हैवी शावर कर दोगे तो उसका जो कोई फायदा नहीं होगा, वो क्रॉप साथ में उड़ के उनके साथ फ्लड में वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो मानसून जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती क्रॉप्स के लिए, मानसून की वजह से फ्लड्स हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंटेंसली हो रहे होते हैं। डैम्स कैन हेल्प टू स्टोर एक्स्ट्रा वाटर जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। और क्रॉप प्लानिंग इज डिफिकल्ट इफ द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ रेनफॉल आर वेरीड, और अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस करता है क्योंकि रेन अपने टाइम पर नहीं होती। और एक उसका एक सर्टन उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी किसी भी एग्रीकल्चर को अगर आपने करवाना है तो उसका एक टेम्परेचर होता है, उसको एक पानी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब कभी भी जो है वो रेनफॉल हो जाती है, यानी जो उसका एक स्पेसिफाइड टाइम होता था जुलाई, या एक स्पेसिफाइड टाइम होता था जून, उसमें नहीं होती, आगे पीछे हो जाती है, तो उसकी वजह से वो जो एक आइडियल टेम्परेचर क्रॉप्स के लिए चाहिए होता है वो मिस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि क्रॉप प्लानिंग डिफिकल्ट होती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉप प्लानिंग हुई ना और किसी साल जो है वो बिल्कुल ही मतलब ड्राउट्स हुए हैं, लेकिन अब नहीं होते। अच्छा, फिर वाटर रेनफॉल इज मोर इफेक्टिव फॉर फार्मर्स एज इट कम्स इन लाइट शावर्स, यानी बहुत एविडेंट सी बात है कि इतनी होती है कि वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्रॉप्स के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन वही बात है कि वो सफिशिएंट नहीं होती है, उसके ऊपर आप कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आपके पास डैम्स हो, आप मानसून का जो वाटर फ्लो है उसको आप स्टोर करें, और फिर आप उसको इरिगेशन के थ्रू क्रॉप्स के लिए यूज करते रहें। और जो फार्मिंग होती है वो वही बात कि आप इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, रेनफॉल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो फ्लड आ जाएगा, बहुत कम हुई तो क्रॉप प्लान नहीं हो पाएगी। राइट, तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि आपके पास डैम्स हो, डैम्स में आप स्टोर करें, और फार्मिंग जो है वो इरिगेशन पे चली जाए, यानी केनाल इरिगेशन से आप अपनी क्रॉप कल्टिवेशन कर रहे हो। फिर आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं, हाईलैंड जोन बहुत ज़्यादा, आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है, राइट। और हम टोपोग्राफी भी देख चुके हैं। सो अब हमने दो एस्पेक्ट्स कर लिए हाईलैंड क्लाइमेट के, हाईलैंड जोन के, सॉरी, हाईलैंड जोन का टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीम है और टोपोग्राफी भी बहुत वर्स्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा नहीं रह सकते। फार्मिंग वहाँ पॉसिबल नहीं है, फार्मिंग वैसे ही पॉसिबल नहीं है, मतलब वहाँ की जो टोपोग्राफी है, यानी अगर मैं क्लाइमेट वाला पार्ट साइड में भी कर दूं तब भी वहां पे फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ की टोपोग्राफी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और फिर विंटर्स क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं तो फार्मिंग आप आइदर वे नहीं कर सकते। और फिर जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं कि वो फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज का पार्ट बन जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चैप्टर में आएगा, पर मैं अभी आपको एक सिर्फ उसका फ्लेवर दे रही हूँ कि इंडोर एक्टिविटीज को हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी वो इंडस्ट्री जो कि होम बेस्ड होती हैं, उसमें कारपेट वीविंग वगैरह इस तरीके के वो लोग काम कर सकते हैं, फार्मिंग नहीं कर सकते। फिर ट्रांस ह्यूमन्स इज ऑल्सो प्रैक्टिस, यानी उनको अपना फ्लॉक्स को जो है वो मूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उनका जो भी फ्लॉक होगा वो सब या तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी तो उनको जो है वो इंडस प्लेन की तरफ आना पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा इंडस प्लेन का जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो उनको वापस अपने लैंड पे जाना पड़ता है। फिर एरियाज आर नॉट एक्सेसिबल ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड हैवी स्नोफॉल्स। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि अब आप लोगों को अपना सारी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, चैप्टर 1 2 आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स इससे कनेक्ट होते जाएंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना
एक जगह लाके कन्वर्ज करनी होगी। सो आपको पता है कि वहाँ लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, वहाँ स्नोफॉल्स भी होते हैं, तो एवलांचेस भी होते हैं, और साथ में वहाँ रोड्स भी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं वहाँ पे है। तो इस वजह से ये एरियाज थोड़े एक्सेस में नहीं आ पा रहे होता है, पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, क्योंकि फार्म एक एक बड़ा सेक्टर तो वहाँ हो ही नहीं सकता, यानी फार्मिंग तो हो ही नहीं सकती, तो फिर इंडोर एक्टिविटीज में आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे? तो सारे लोगों को तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड होती हैं, इसलिए यहाँ की कोई बहुत हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। फिर वाटर सप्लाई हमने टोपोग्राफी के चैप्टर में भी किया था कि वाटर सप्लाई अगर है भी, तो उसमें जो है इनको कॉलेरा वगैरह हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली प्योरिफाइड वाटर नहीं होता। फिर क्रॉप कल्टीवेशन अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी की वजह से भी मार खाता है, और दूसरा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। लेकिन कि मेनली आप क्या ग्रो कर सकते हो? एप्पल्स, मैंगोज, एप्रिकॉट्स और ग्रेप्स आप ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिड जोन यानी बलूचिस्तान की अगेन एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो आइडियल नहीं है हैबिटेशन के लिए। नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है। नोमैडिक लाइफस्टाइल ये होता है कि लोग फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहें, तो उसको हम नोमैडिक लाइफस्टाइल कहते हैं। स्कैंटी रेनफॉल है, यानी जो भी रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिप्रेशन से होती है, लेकिन वो भी बहुत कम होती है, तो इसलिए उनका एक सिस्टम प्रैक्टिस होता है जिसे हम कारेज कहते हैं। यानी इरिगेशन का दूसरा सिस्टम है कारेज, ये हम करेंगे वाटर के चैप्टर में, तो अभी इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि कार्य क्या होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। और यहाँ पे ज्यादातर क्या ग्रो होता है? मिलेट, व्हीट और बार्ले, यानी ये रबी क्रॉप्स होती हैं। अभी अभी इतना क्लासिफाई नहीं करी कि रबी और बारानी में क्या फर्क है, लेकिन व्हीट बार्ले याद कर लो। पीपल ऑफ थायर वेयर थिक एंड रफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हॉट विंड्स, ये बात हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटी लोलैंड जोन की। सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लोलैंड जोन की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है। तो पंजाब प्लेन इज द मोस्ट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, सबसे ज़्यादा इरीगेशन सिस्टम यहाँ का डेवलप्ड है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। और इरीगेशन सिस्टम पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो अनप्रडिक्टेबल होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट हो गया इरिगेशन सिस्टम के ऊपर। और ये एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि ये बहुत आइडियल जगह है रहने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं लोलैंड जोन में रहना। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डेजर्ट सबसे खराब होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ना पानी है, फूड है, पॉवर्टी बहुत होती है, लाइफ स्टॉक को डेंजर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, एरिया नहीं एक्सेसिबल होता। टोपोग्राफी आप लोग बता सकते हो, सैंड ड्यून्स होते हैं, तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे वर्स्ट होती है। फिर आ जाओ कोस्टल जोन की भी अच्छी एक्टिविटी होती है। पूरे एयर बहुत इजीली कोस्टल जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हो। कराची जो सबसे ज्यादा एक्टिव कोस्टल जोन है, उसका माइल्ड क्लाइमेट होता है, लो प्रेसिपिटेशन है। लो प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली ये वो बात है जो कि बुक जब लिखी गई होगी तब के हिसाब से लो प्रेसिपिटेशन होती होगी, पर अब वही जो ओवर एक्टिव मानसून है, तो वो क्लाइमेटिक चेंज का पार्ट हो गया है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि लो प्रेसिपिटेशन है, हम ये कह सकते हैं कि ओवर एक्टिव प्रेसिपिटेशन है और हमारे पास डैम नहीं है। फिर आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू आउट द एयर, क्योंकि कोई भी ऐसा एडवर्स क्लाइमेट नहीं है। कोस्टल जोन का एडवर्स क्लाइमेट नहीं होता, जिसकी वजह से आप इजीली लोग जॉब्स कर सकते हैं, इजीली जो है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे पोर्ट है, तो सी पोर्ट जो है वो पूरे साल खुले रह सकते हैं, और एयर फ्लाइट जो है वो रेयरली कैंसिल होती है। खैर मतलब ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, होती है कैंसिल, पर लिखने में क्या है। एनीवेज, रिवर फ्लड कॉजेज, ये जो हमने डिस्कस किया कि जब बहुत ज़्यादा आपके पास रेनफॉल हो रही होती है ओवर एक्टिव, उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, तो एक नेचुरल कॉज होता है। नेचुरल कॉज क्या है? कि ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा स्नो अब मेल्ट हो रही है। क्यों मेल्ट हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर आपकी स्नो मेल्ट होगी तो उसकी वजह से फ्लड्स हो जाते हैं, या फिर हैवी मानसून रेन हो गई। फिर ह्यूमन कॉजेस क्या होते हैं कि आप जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में हम बहुत ज़्यादा फायर वुड के लिए ट्रीज कट कर देते हैं। तो ट्रीज अगर उस एरिया में नहीं होंगे और स्नो भी मेल्ट हो रही होगी और मानसून रेन भी हो रही होगी, तो उस रेन को या उस पानी की इंटेंसिटी को या पानी का प्रेशर को कम करने के लिए कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल नहीं होगा, जो कि वहाँ पे होता है कि ट्रीज नहीं है, तो कोई चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है जो कि ऑब्स्टिकल बन के पानी के प्रेशर को कम करे। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड्स और इंटेंसिफाई हो जाते हैं।
और मसला ये है पाकिस्तान का कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो जाती है फॉर फायरवुड, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में सुई गैस या वो मीथेन नहीं है, तो उनको फायरवुड से ही सहारा लेना पड़ता है, और फिर वो कोई एफॉरेस्टेशन नहीं करते, यानी डिफॉरेस्टेशन हाई है और एफॉरेस्टेशन का रेट लो है। तो उसकी वजह से आप ट्रीज जब कट कर दोगे, और ये दो बड़े फैक्टर्स आपका जो है वो फ्लड क्रिएट करवा रहे हैं, तो फ्लड और इंटेंसिफाई हो जाएगा। और दूसरा कि आपका डैम फेलियर हो गया, यानी डैम है लेकिन उसमें पानी नहीं स्टोर करने की कैपेसिटी। और वो हम ये फैक्टर्स करेंगे वाटर के चैप्टर में कि डैम का फेलियर क्यों होता है। डैम का फेलियर इसलिए होता है क्योंकि डैम है तो बड़े बड़े, लेकिन फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि डैम में सिल्ट भर रही है। सिल्ट वही बात है कि आपने क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करी, पानी इतने फ्लो से आ रहा था, वो साथ में सारी मट्टी रॉक्स स्टोन सबको लेता हुआ आएगा और डैम के अंदर भरता जाएगा, और उसको हम कहते हैं सिल्ट। सिल्ट यानी अक्यूमुलेशन ऑफ सैंड रॉक्स एंड स्टोन्स को हम सिल्ट कहते हैं, सिल्टेशन कह सकते हैं। तो डैम फेलियर सिल्टेशन की वजह से होगा कि आपने उसकी कैपेसिटी जो थी पानी स्टोर करने की थी, आपने उसके अंदर लाके रॉक्स स्टोन्स और मट्टी भर दी। ठीक है, तो इस वजह से डैम का फेलियर हो सकता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, रिवर फ्लड के इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स ये होंगे कि फार्मर अपना लैंड नहीं यूज कर सकेगा क्योंकि वो इतना फ्लडी होगा। फिर आपकी क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, फूड सप्लाईज का लॉस ऑफ फूड सप्लाईज हो जाएगा, बीमारियां हो जाती हैं। यानी ये कॉलेरा वगैरह हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। फिर जो जो ऐसे कच्चे घर होते हैं उनको आप शॉप से उनका कट ऑफ हो जाता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो अभी मैंने आपको बताया, कॉलेरा टाइफॉइड वगैरह हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्ट डैमेज हो जाती है, रोड्स डैमेज हो जाती है, रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं। हम लोग देख अगर न्यूज़ देखते होगे तो पता ही होगा कि अभी अगस्त में जो पाकिस्तान में चल रहा था फ्लड वाली सिचुएशन, वो सब उसके रिवर फ्लड के इफेक्ट्स थे। फिर क्या क्या प्रिकॉशंस की जा सकती हैं प्लांटिंग ट्रीज ऑन फुट हिल्स? वही बात है कि अगर एक नेचुरल ऑब्स्टिकल होगा तो सी फ्लड की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आप रिजर्वॉयर्स बिल्ड कर सकते हो, सब गवर्नमेंट के काम होते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस हमें पता होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है। और प्रिवेंटिंग बिल्डिंग इन एरियाज वेयर फ्लडिंग इज लाइकली, ये चीज़ को कंसिडरेशन में लेकर आया जा सकता है कि आप एक ऐसे एरिया में रहो ही नहीं ना जहाँ आपको पता हो गया ये पानी का रास्ता है, और आप वहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना लोगे तो ऑब्वियसली आप फ्लड का पार्ट बन जाओगे। वही जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो भी एरियाज होते हैं या जो हैबिटाट्स होते हैं वो पानी के रास्ते में बना दिए जाते हैं, यानी ड्रेनेज के रास्ते में। तो फिर वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, और फिर आप फ्लड वार्निंग्स को पब्लिकली अवेलेबल करो, और फिर जो भी फ्लडेड एरियाज हैं या जो भी आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन से अगर लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो आप उनको एवैक्यूएट करवा दो। और बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्लड के? ऐसे बेनिफिट्स थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन बेनिफिट्स होते हैं। वो ये होते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी वो फॉर एग्जांपल किसी एक अच्छे फर्टाइल एरिया से न्यूट्रिएंट्स लेके अपने साथ बहाया, जो भी फ्लड था वो बहा, और उसने जिस लैंड पर जाके वो खत्म हुआ, ये टर्मिनेट हुआ या हॉल्ट पर आया, तो वो वहां पे जाके न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट कर सकता है, रिच सेडिमेंट्स लेकर आ सकता है, अलूवियम जो कि एक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर होती है उसको स्प्रेड कर सकता है, ग्राउंड वाटर सप्लाईज को रिचार्ज कर सकता है। तो उसमें ऑन टॉप रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर सप्लाईज को, और ऑन टॉप न्यूट्रिएंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी ये दो चीज़ें थोड़ी अनलाइकली होती हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप लोग ये लिखो। लेकिन हाँ एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स को लैंड पे रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात और ग्राउंड वाटर सप्लाईज को रिचार्ज करने वाली बात इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ड्राउट पे। ड्राउट जो होते हैं वो एक नेचुरल हैजर्ड होता है। और वो क्यों होता है कि अगर किसी एरिया में लैक ऑफ रेनफॉल है, यानी बहुत सालों तक 6 7 8 सालों तक रेनफॉल नहीं हो रही है, और आपके डैम की जो वाटर स्टोरेज थी है वो सब खत्म हो रही है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ओके अब इस रीजन में ड्राउट्स हैं। ड्राउट्स की 4 कैटेगरीज होती हैं, परमानेंट, सीजनल, इनविजिबल और अनप्रिडिक्टेबल। परमानेंट ड्राउट्स वो होते हैं जहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं होती विदाउट इरिगेशन, तो यानी बहुत ऐसा लंबा टाइम है, ये नियरली डिकेड वाला ड्राउट होता है कि आपको एक पूरे डिकेड तक आपको रेनफॉल रिसीव नहीं हुई, और अब एट एनी कॉस्ट आपकी क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास इरिगेशन तक का पानी नहीं है। फिर होते सीजनल ड्राउट्स इन एरियाज विद वेल डिफाइंड रेनी एंड ड्राई सीजन्स। यानी सीजनल ड्राउट्स भी हो सकते हैं कि एक एरिया है जो कि पता है कि यहाँ रेनफॉल होती है, लेकिन 2 3 सालों से रेनफॉल नहीं हुई, तो हम उसको सीजनल ड्राउट कहते हैं। ठीक है, यानी 2 3 सालों वाला सीजनल ड्राउट है। फिर इनविजिबल ड्राउट, अचानक से आपको रिजल्ट ऑफ वाटर डेफिशिएंसी हो जाए, यानी आपके डैम्स का पानी खत्म हो जाए, और
ये वैसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये ज़्यादा होता नहीं है, इनविजिबल ड्राउट है ना, तो ये बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास 2-3 सालों में ही आपका वाटर की स्टोरेज खत्म हो जाए, बहुत अनलाइकली है। और फिर अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट वो होता है कि जैसे बलूचिस्तान वाले एरियाज जो होते हैं इसमें बहुत अजीब लो प्रेसिपिटेशन होती है, यानी एबनॉर्मल लो रेनफॉल होती है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से उनके पास इतने डैम्स भी नहीं होते, लो रेनफॉल भी होती है, तो अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट्स यूजुअली बलूचिस्तान वाले एरिया में होते हैं। सीजनल ड्राउट्स जो होते हैं वो पंजाब के एरियाज में हो सकते हैं, और इनविजिबल बहुत कम होते हैं, तो वाटर डेफिशिएंसी से होते हैं, लेकिन इसका कोई कॉज नहीं होता कि कैसे आपका डैम का पानी खत्म हो गया, मतलब बहुत ऐसे समझ लो कि किसी, फॉर एग्जाम्पल कोई डैम मैल फंक्शन कर गया, उसकी वजह से आपको उसको पूरा उसका पानी जो है वो वेस्ट करना पड़ा, और फिर आप कह सकते हो कि ओके इनविजिबल ड्राउट हो गया। तो ये डैम के मैल फंक्शन की वजह से ये वाला ड्राउट होता है, इसमें कोई रेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ड्राउट के कॉजेज क्या होते हैं? अनरिलायबिलिटी ऑफ मॉनसून रेन, जो कि क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट इज चेंजिंग, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है माउंटेन्स के ऊपर। फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वही कि हमारे पास डैम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो सिल्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप वाटर रिसोर्स फिर आपको ज़ाया करना पड़ता है वो पानी, क्योंकि वो पानी इधर पे आपके लिए हेल्दी नहीं होता, तो वो जो भी स्टोर किया होता है डैम ने वो उसको वेस्ट करना पड़ता है। फिर ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड्स लीड्स टू सॉइल एरोजन। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल मिला के ड्राउट क्रिएट करते हैं। फिर ड्राउट के इफेक्ट्स क्या होते हैं कि किसी भी हेल्दी लैंड को एक डेजर्ट बना सकते हैं। नंबर वन रीजन ये हो सकता है कि रेनफॉल नहीं हुई, नंबर टू रीजन ये हो सकता है कि जो डैम का पानी था वो खत्म हो गया, या फिर उसकी मिसमैनेजमेंट हो गई क्योंकि आपने डैम इन द फर्स्ट प्लेस मेंटेन नहीं किया था। फिर आपने बहुत अरसे तक आपकी सॉइल एक्सपोज रही, उसकी वजह से सॉइल एरोजन होती है, यानी सॉइल अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है। फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स यूजुअली एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से होती है, कि एक रीजन था वहाँ पे रिवर्स थे, लेकिन उस रीजन का टेम्परेचर बहुत महीनों तक बहुत हाई रहा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी इवेपोरेट कर जाता है, और रिवर्स को हम कहते हैं कि वो ड्राई अप कर जाते हैं। अब रिवर्स जो है वो होम होते हैं फिशरीज का, तो फिशरीज भी उसकी वजह से क्या होती हैं, मर जाती हैं। फिर फेमाइन हो सकता है, फेमाइन की वजह से स्टारवेशन हो सकती है, क्रॉप फेलियर हो सकता है, लाइफ स्टॉक मर सकता है, और अल्टीमेटली एक क्योटिक सिचुएशन होती है ड्राउट्स की। फिर ड्राउट्स की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है कि आप यूज ऑफ सी वाटर थ्रू डीसैलिनेशन, यानी सिल्टेशन का प्रॉब्लम आप रिमूव करो। फिर कन्वर्जन ऑफ वेस्ट वाटर इनटू क्लीन वाटर थ्रू फिल्टरेशन, यानी जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जो डैम में सिल्टेशन की वजह से गंदा पानी स्टोर हो जाता है, उसको क्या करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि उसको वेस्ट करने के बजाय आप फिल्टर से उसको क्लीन कर दो, पर ये एक बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी प्रोजेक्ट है, इट्स मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट एंड वेरी इजी टू से, वो वाली सिचुएशन है। और फिर डैम्स आप बनाए, डैम्स बनाने के लिए हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, और ये फॉरेस्टेशन इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन आपको हर चीज़, हर टॉपिक के एंड में हमने कोई ना कोई मैनेजमेंट पढ़नी है, तो इसको इस तरीके से नहीं लेना कि ये हमसे कैसे रिलेटेड है, या आइदर वे हमसे रिलेटेड नहीं है, पर यू नीड टू नो कि किस तरीके से ड्राउट की मैनेजमेंट होती है वाया गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, बस कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो आप लोग अब ये करोगे कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को, उस उस क्लास से पहले तक आप लोगों को मिल जाएगी इसकी स्लाइड्स, इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत आसान सा है चैप्टर, को इतना मुश्किल नहीं है। अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फिक्स कर लेना, और फिर हम थर्सडे को जो है वो बैठ के इसके पास पेपर्स करेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो आपको साइट्स मिल जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह थर्सडे को मिलते हैं, ओके? ओके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।